हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बार फिर से आपके लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी कृषि का पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे 101 से 125 नंबर क्वेश्चन, मतलब यह जो है भाग नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 भाग सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें 1 से लेकर के हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जो व्यूअर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट पर जा कर के उन सभी भाग को देख सकते हैं, साथ साथ में उनका एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने इन सभी पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन जो है आपको शिक्षक बनने में 100% सहायक होंगे और इसी तरीके से आपको अपनी भी पढ़ाई करते रहना है। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं उनको तो सॉल्व भी सॉल्व करना है, इसके साथ साथ में अदर जो आपको हमने बताई थी बुक्स उनको भी अच्छे से पढ़ते रहें। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेंगे। अब हम लोग आज के इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यह जो पेपर है 2019 का है, ठीक है। मार्च 2019 में जो पेपर हुआ था उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। आज ये लास्ट भाग होगा क्योंकि 125 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और अच्छे से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडलीय दशाओं को कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि कोई एक निश्चित स्थान है और वहाँ पर कोई निश्चित समय पर, ठीक है, जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो एक बिल्कुल कम समय की यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन जलवायु है, मौसम विज्ञान है, मौसम है और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आप इसका अपने कॉपी पे आंसर लिखेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा आपको कितने सही से इसमें आ रहे हैं, कितने सही से नहीं आ रहे हैं। अब हम इसका आंसर आपको बताएंगे। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्या होगा? मौसम होता है। मौसम एक क्षणिक अवस्था होती है जो कम समय के लिए ही रहती है, ठीक है। बाकी हमने आपको बताया था पहले भी कि जलवायु जो होता है ये लंबे समय के लिए होता है, मतलब काफ़ी समय तक किसी निश्चित प्लेस पर या एक ही जैसा मौसम हमेशा बना रहता हो, तो वही जलवायु होती है। मौसम विज्ञान के अंतर्गत सारी चीज़ें अध्ययन करते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर बी हो गया। अब यहाँ पर कुछ स्टार बना बना के क्वेश्चन लिख लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जैसे हम पहले भी आपको लिखाते रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे कि जो मानसून होता है वो किस भाषा का शब्द है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हमने आपको कहा जो मानसून है ये किस भाषा का शब्द है। लिख लेंगे अरेबिक। आंसर इसका होगा अरेबिक। लिखते चलेंगे क्योंकि हम आपको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकें। जब आप देखना काफ़ी पार्ट में हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे कई सारे क्वेश्चन पेपर को, तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे ज़्यादातर मोस्टली। हाँ, कुछ चीज़ें आपको बेसिक बुक्स पढ़नी जो मैंने आपको बताई थी उनको पढ़ते रहना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे स्टार बनाकर लिखेंगे कि भारत में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारत के अंदर जो मानसून होते हैं उनमें किस मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये लिख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। क्या होता है? साउथ वेस्ट मानसून, इससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। या ऐसे भी पूछ दिया जाता है भारत में गर्मियों में होने वाली वर्षा किस मानसून से होती है, तो लिख लेंगे उसका आंसर साउथ वेस्ट मानसून ही होता है। अब अगर इस तरीके से पूछ दे कि भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा किस मानसून से होती है, ये तीसरा स्टार बना के लिखेंगे। तो वहाँ लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून। तो हमने आपको बता दिए, इन क्वेश्चन को याद कर लेना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेघ विजन है की सहायता से किया जाता है। मतलब मेघ विजन किसकी सहायता से किया जा सकता है? मेघ बारिश जो होती है आर्टिफिशियल तरीके से, तो वो की जा सकती है। आप आंसर अपना लिख लीजिए, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड दे रखा है, मैग्नीशियम आयोडाइड, स्ट्रांजियम क्लोराइड, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज़रा एक एक करके नोट कर लेंगे। पहला तो जान लेंगे कि आर्टिफिशियल जो रेन होती है क्या होता है, ठीक है। स्टार बनाकर लिखेंगे आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेन क्या होती है? जो बादल होते हैं, ठीक है, उनमें जो है कुछ रसायन वगैरह यूज करके वहाँ पे बारिश कराई जाती है, जिसमें से पहला स्टार बनाकर लिखेंगे आर्टिफिशियल रेन में ही लिखेंगे गर्म बादलों से। अगर गर्म बादलों से हमें बारिश करानी है तो किस रसायन का यूज करेंगे? लिखेंगे गर्म बादलों से, गर्म बादलों से। और आंसर इसका हो जाएगा NaCl,
सोडियम क्लोराइड, ठीक है। साधारण नमक जिसको बोलते हैं, साधारण नमक से हम अगर गर्म बादल से बारिश करानी है तो वहाँ पर साधारण नमक का यूज़ करेंगे। दूसरा स्टार बना के इसी आर्टिफिशियल रेन में लिख लेंगे ठंडे बादलों से। अगर हमें ठंडे बादलों से बारिश करानी है तो फिर हमें किस चीज़ का यूज करना पड़ेगा, तो ठंडे बादल के लिए यूज करेंगे, लिख लेंगे AgI, मतलब जो सिल्वर आयोडाइड होती है उसका यूज़ करेंगे, या फिर लिख लेंगे शुष्क बर्फ, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ ठंडे बादलों के लिए बारिश कराने के लिए उपयुक्त होती है आर्टिफिशियल, गर्म बादलों के लिए सोडियम क्लोराइड होता है। ये हो गया आर्टिफिशियल रेन। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग से लिख लेंगे, ये हो गया आपका, इसके अंतर्गत गर्म बादल और ठंडे बादल हमने पढ़ा दिए। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा लिख लेंगे अम्लीय वर्षा। खूब पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा क्या है, ये अम्लीय वर्षा, इसमें लिख लेंगे, इसको लिखिए, इसमें लिखेंगे वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड के बढ़ने से पानी का pH मान 4 से कम हो जाता है। मतलब हम यूँ कह सकते हैं अम्लीय वर्षा होने के लिए कौन सी उत्तरदायी गैसें होती हैं, तो लिख लेंगे डैश करके SO2 व NO2, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों गैसें ऐसी होती हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है, वहाँ पे यहाँ से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे हो गया आर्टिफिशियल वर्षा अगर करानी है तो फिर गर्म बादलों से सोडियम क्लोराइड और ठंडे बादलों से क्या कराएंगे, AgI या ठंडी बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ इसको बोलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 102। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, मृदा के बड़े छिद्र सामान्यतः से भरे होते हैं, मतलब इनमें से जो मृदा के बड़े छिद्र होते हैं वो किससे भरे होते हैं, इसको लिख लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर पहले आप लोग लिखेंगे, जैसे दे रखा है जल वायु पोषक तत्व या जल वायु दोनों। तो जो बड़े छिद्र होते हैं वो क्या किससे भरे होते हैं, जल और वायु दोनों से भरे होते हैं, ठीक ना। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है वह मशीनी उपकरण जो संरक्षण कृषि में प्रयुक्त नहीं होता, मतलब अगर कृषि का संरक्षण करना है तो उसमें कौन सा ऐसा यंत्र है जो प्रयुक्त नहीं होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है टर्बो सीडर, दूसरा है रोटावेटर, तीसरा है हैप्पी सीडर, टर्बो सीडर, रोटावेटर और रेज्ड चेड प्लांटर। तो इसमें से कौन सा ऐसा यंत्र है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा रोटावेटर, B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ समझना इसमें नहीं है। अगला है कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना कहलाता है। देखिए आपके सिलेबस में भी दे रखा है कि जो मतलब ये क्रॉपिंग सिस्टम है, पूरा टॉपिक दे रखा है, तो आपको सारे क्रॉपिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं सब कुछ पढ़ लेना है। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, पहला दे रखा है एकल फसली कृषि, एकमात्र फसली कृषि, बहुफसली, यहाँ यह नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा बहु, ठीक ना, बहुफसली कृषि, शुद्ध फसली कृषि। तो हम आपको बता रहे हैं जैसे कोई एक मान लीजिए ये फील्ड है और इस फील्ड में बार बार कई वर्षों तक एक ही फसल की खेती की जाए निश्चित फील्ड पर, तो उसे कहा जाता है मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग, ठीक है, मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, एकल फसली कृषि कहलाता है। चलिए बाकी अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कि गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे पुष्पावस्था, मुलायम चरण, गांठें बनने के उपरांत, शीर्ष मूल निकलते समय। तो इसका पहले तो आप करेक्ट आंसर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम आपको बता रहे हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा D। क्या होगा, D हो जाएगा। लेकिन अब आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़रा वो लिख लीजिए सिंचाई से। देखिए स्टार बना के लिखेंगे। पहले तो यही पूछ देगा कि गेहूं में कुल कितनी सिंचाई की जाती हैं, तो 5 से 6 की जाती हैं। गेहूं में कुल कितनी सिंचाई की जाती है, डैश करके आंसर लिखेंगे, 5 से 6 की जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होती है, अगला स्टार बना के लिखेंगे, गेहूं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है, तो यही CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसको क्या बोलते हैं, शिखर जड़ अवस्था बोलते हैं या शीर्ष मूल अवस्था बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि जो CRI स्टेज है वो गेहूं में कितने दिन पर आती है, तो 21 दिन पर, 20 से 21 दिन आपको एग्जाम में मिल जाएगा।
हम जब क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आप उसको नोट करके आंसर लिखेंगे। हमने बोला कि जो CRI स्टेज है गेहूं में कितने दिनों पर आती है, तो 20 से 21 दिन पर आएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए, इसके साथ साथ में कौन कौन सी स्टेज होती है ये भी पूछ लेता है। जैसे क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, टिलरिंग स्टेज, ठीक है, लेट ज्वाइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग, डो स्टेज मतलब डफ स्टेज जिसको बोलते हैं, ये सारी स्टेजें हो जाती हैं। इन स्टेज पर हमको सिंचाई करनी चाहिए। कितने कितने दिन पर आती है, जैसे जो क्राउन रूट इनिशिएशन होती है 20 से 21 हमने बता दिया। टिलरिंग जो स्टेज होती है वो आती है 40 से 45। लेट ज्वाइंटिंग मतलब या ज्वाइंटिंग स्टेज 60 से 65। मिल्किंग जो फ्लावरिंग जो स्टेज आती है वो 80 से 85। मिल्किंग 100 से 105। और डो जो मतलब सूखने वाली अवस्था होती है वो 115 से 120 दिन पर आती है। ठीक है, सारी स्टेजेस हो जाती हैं। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अब इनको भी स्टार बना बना के लिखेंगे कि अगर एक सिंचाई अवेलेबल है, आप गेहूं की खेती कर रहे हैं और एक सिंचाई उपलब्ध है, एक सिंचाई उपलब्ध होने पर, सिंचाई उपलब्ध होने पर, तो एक सिंचाई उपलब्ध होने पर क्या होता है, कौन सी सिंचाई की जाए। हमने आपको 6 बताएंगे, उसमें से कौन सी की जाए, तो लिखेंगे CRI। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CRI स्टेज। CRI स्टेज जो होती है वो अगर एक सिंचाई अवेलेबल है करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहीं पे लिखेंगे स्टार बना करके कि अगर 2 सिंचाई अवेलेबल हैं, 2 सिंचाई उपलब्ध हैं तो कौन सी करनी चाहिए। तो लिख लेंगे डैश करके। एक तो कहनी चाहिए हमें CRI, दूसरी लिख लीजिए फ्लावरिंग या बूटिंग जिसको बोलते हैं, कामा लगा के लिख देंगे फ्लावरिंग या बूटिंग, फ्लावरिंग या इसी को बोलते हैं बूटिंग स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अगर 3 सिंचाई उपलब्ध हों, गेहूं की खेती करने जा रहे हैं, आप केवल 3 जल देना चाहते हैं, तब किस किस अवस्था पर करना चाहिए। तो 3 सिंचाई उपलब्ध होने पर लिख देंगे, पहला लिखेंगे CRI, दूसरा लिखेंगे लेट ज्वाइंटिंग, ज्वाइंटिंग या लेट ज्वाइंटिंग, नेक्स्ट लिखेंगे मिल्किंग, दुग्धावस्था, ठीक ना, मिल्किंग। तो हमने आपको बता दिया एक सिंचाई उपलब्ध है तो CRI, अगर एक सिंचाई उपलब्ध है CRI कर दिए, 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो CRI प्लस फ्लावरिंग जिसको बूटिंग स्टेज बोलते हैं। अगर 3 सिंचाई उपलब्ध हैं तो वहाँ पर CRI, ज्वाइंटिंग और मिल्किंग स्टेज ये करनी चाहिए। तो इतने क्वेश्चन हमने आपको CRI स्टेज से रिलेटेड बता दिए हैं। बाकी कुछ अगर आपको लगता है तो आप अपनी तरफ से भी पढ़ सकते हैं गेहूं की सिंचाई के बारे में। अगला क्वेश्चन है डोसा और इडली जैसे भोज्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मुख्य घटक के रूप में प्रयोग की जाती है। सबने खाया होगा डोसा और इडली, ठीक है, तो उसमें कौन सी इनमें से दाल है जिसका यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए। लिख लेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे पहला ऑप्शन है मूंग दाल, दूसरा उड़द, अरहर और सोयाबीन। तो आप पहले आंसर लिखेंगे फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा, बी, उड़द की दाल का यूज किया जाता है। अगला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 108 सॉल्व करेंगे। कह रहा है अफ्लाटॉक्सिन समस्या निम्न में से कौन सी तिलहन फसल में सर्वाधिक प्रबल है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझेंगे। तो आप इसका आंसर देंगे अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और सरसों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप नोट कर लिए होंगे, हम आपको बता रहे हैं मूंगफली हो जाएगा। अब जो अफ्लाटॉक्सिन ये होता है, ये होता क्या है, जरा इसके बारे में पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए स्टार बना बना के एक एक करके लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे मूंगफली में या मूंगफली के दानों में कड़वेपन का कारण, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अफ्लाटॉक्सिन। लिखा है ऊपर, लिख लेंगे वहीं से अफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। मूंगफली के दानों में कड़वेपन का कारण अफ्लाटॉक्सिन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये लिखेंगे अफ्लाटॉक्सिन किस प्रकार बनता है, मतलब क्या ऐसा रीजन हो जाता है जो अफ्लाटॉक्सिन मूंगफली के दानों में डेवलप हो जाता है। मूंगफली के दानों में अफ्लाटॉक्सिन कैसे बनता है, तो लिखेंगे अधिक मतलब भंडारण के समय नमी हो जाने के कारण, भंडारण के समय नमी हो जाने के कारण मूंगफली में एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक के द्वारा
अफ्लाटॉक्सिन विषैला तत्व बन जाता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। तीसरा पॉइंट स्टार बना के लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको छूट रहा हो तो पीछे करके देख सकते हैं, रिपीट करके। मूंगफली को कितने तापमान पर या मूंगफली को कितनी नमी पर भंडारित करना चाहिए? मूंगफली को कितनी नमी पर भंडारित करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 8%। जो मूंगफली के दाने होते हैं उनमें नमी लगभग मॉइस्चर जो होता है 6 से 8% जब होता है तो उसको भंडारित करना चाहिए। नॉर्मल अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन कोई पूछ देता है ये अफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, तो सीधा सीधा आपको जवाब देना है कि मूंगफली के जो दाने होते हैं उनमें जो विषैला तत्व मतलब जो कड़वाहट होती है वही अफ्लाटॉक्सिन होता है, जो कि जब मूंगफली भंडारित की जाती है तो भंडारण के समय नमी रह जाने के कारण एक कवक जो होता है एस्परजिलस फ्लेवस उसके कारण उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बस इतना आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों में पौधों की फली के नाम से जानी जाती है। मतलब इसमें जो सरसों की फली है या सरसों के फल का प्रकार कौन सा, ये पूछा गया है। तो आप आंसर इसका देंगे पहले। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, सिल्कुआ। ठीक है, बाकी आप लिख लेंगे कि ये जैसे दे रखा है कैप्सूल, बेरी, ड्रूप या सिल्कुआ होता किन में है, तो एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले कैप्सूल लिखेंगे, स्टार बना के आप पॉइंट लिखेंगे कैप्सूल। तो कैप्सूल जो होता है किसका किसका फल का प्रकार होता है, लिखेंगे भिंडी, एग्जाम में पूछा भी जाता है। लिखेंगे भिंडी, आप लिखेंगे कपास, फिर लिखेंगे आंवला, अगला लिखेंगे आंवला। हमने आपको बताया कैप्सूल में क्या क्या याद रखना है, भिंडी, कपास, आंवला, अरंडी भी होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है, कैप्सूल फल के प्रकार में आ जाती हैं। अगला लिखेंगे बेरी के बारे में। बेरी किस में होता है, तो लिखेंगे जैसे टमाटर है, टमाटर, बैंगन, अगला लिखेंगे मिर्च, लिखते जाइए, बैंगन के बाद लिखेंगे मिर्च, अमरूद, पपीता, केला, इनमें लिख लेंगे। अब सिल्कुआ किस में होता है, जो इसका आंसर है, तो लिख लेंगे सिल्कुआ में लिखेंगे पात गोभी, सरसों, फूल गोभी। ठीक है, अगला लिखेंगे ड्रूप में लिख लेंगे आम, बहुत पूछा जाता है ये, जामुन, आम, जामुन, खजूर, बेर, काफ़ी, ये सभी किस में आ जाते हैं, ड्रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हम आपको ये बीच में दिखाते रहते हैं तो इसका नोट्स जरूर बना लेना, जो आपको लास्ट 10 डेज में रिवीजन में बहुत ही काम आएगा। ठीक है, अगला है पौधों को पर्याप्त और उपयुक्त अनुपात में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की मृदा की अंतर्निहित विशेषता है। इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मृदा की उर्वरता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 111 है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक पूर्णतः भारत में बाहर से आयात किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, पूछे जाने की संभावना भी रहेगी। कह रहा ऐसा कौन सा उर्वरक है जो भारत में बाहर से मंगाया जाता है, आयात किया जाता है। तो नत्रजनी उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, पोटेशिक उर्वरक या सल्फर युक्त उर्वरक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा पोटेशिक उर्वरक। जितने भी पोटास वाले उर्वरक हैं अपने यहाँ पोटास का निर्माण ही नहीं होता है, कम पाया जाता है, तो वो हम लोग बाहर से आयात करते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे यहाँ पे सल्फर दे रखा है, तो पूछा जाता है भारत का पहला निर्मित उर्वरक कौन सा है। भारत का पहला निर्मित उर्वरक, पहला निर्मित उर्वरक मतलब कौन सा निर्मित किया गया था सबसे पहले, तो लिख लेंगे डैश करके SSP, सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो सबसे पहले निर्माण किया गया था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्या कहना है, जो फर्टिलाइजर टॉपिक है, रासायनिक उर्वरक, उनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन तो सिर्फ उर्वरक से ही आ जाएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा इस बार मतलब इस पेपर में उर्वरक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये माइक्रोराइजा कई बार रिपीट क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब कई तरीके से एक क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि माइक्रोराइजा पौधे के किस भाग से संबंधित है, मूल, तना, पत्ती, बीज। आप इसका करेक्ट आंसर पहले लिख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, जड़। जो माइक्रोराइजा होता है वो जड़ से संबंधित होता है। होता क्या है जरा इसको चाहो तो सुन लीजिए, बाकी लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माइक्रोराइजा जो होता है यह पौधों की जड़ों एवं फफूंद के बीच सहजीवता होती है, जो कि भूमि में उपस्थित फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में पौधों को उपलब्ध कराता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो होता है वैम। ठीक है,
वैस्कुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा होता है, वैम फफूंद होती है, ठीक है। तो यही होता है, मतलब जो पौधे का जड़ भाग होता है और मिट्टी में जो फंगस होती है, ठीक ना, उनके बीच की सहजीविता होती है, जो क्या करते हैं, फास्फोरस को घुलनशील रूप में पौधों को उपलब्ध कराते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार अधिकतम जल धारण करता है, और सबसे ज़्यादा कौन से मृदा की जल धारण क्षमता होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे चिकनी मृदा, यहाँ दोमट नहीं होगा, दोमट मृदा हो जाएगा, ठीक है, चिकनी, दोमट, रेतीली दोमट या फिर रेतीली मृदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, चिकनी मृदा। जो चिकनी या मृतिका आपको मिल जाएगा, ठीक है, चिकनी या मृतिका दोनों दे देता है, कभी का एक में ही दोनों नहीं देगा, चिकनी या मृतिका ही देगा, तो सबसे ज़्यादा इसकी जल धारण क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर की जल दाब परिस्थितियों के अंतर्गत सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 नंबर का हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन और दीर्घीकरण, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, यह सब आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला जो क्वेश्चन रहेगा सॉल्व करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस फसल को अधिक जल चाहिए, इसमें से कौन सी ऐसी फसल है तो जल उसको सबसे ज़्यादा चाहिए। आपको क्या कहना है, जितनी भी फसलें होती हैं इंपॉर्टेंट वाली, उनका क्या कहना है, वाटर रिक्वायरमेंट की एक टेबल बना लेनी है आपको, ठीक है। तो उनका याद कर लेंगे तो आपको पता रहेगा किस फसल की कितनी जल धारण क्षमता होती है। अब इस क्वेश्चन का सबसे पहले आप आंसर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा गन्ना, क्या हो जाएगा, गन्ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ स्टार बना के क्वेश्चन लिख लेंगे। जैसे अगर पूछे कि मक्का की जो है जलमांग कितनी होती है या वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, उसे कितना जल चाहिए होता है, तो लिख लेंगे 500 mm। हम अगर CM की बात करें तो 50 सेंटीमीटर तक चाहिए होता है। अगर हम कहें धान के लिए कितनी जलमांग होती है, वाटर रिक्वायरमेंट होती है, तो लिख लेंगे वही लगभग जो होती है 1250 mm के आसपास तक होती है, मतलब 125 CM के आसपास चाहिए होती है। कितने से लेकर के, लगभग 75 से 750 से लेकर के 1250 तक चाहिए होती है। नेक्स्ट अगर कहें कि गेहूं की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 500 से लेकर के 650 तक होती है, 500 से 650 mm तक इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर कह दे कभी कि गन्ने की जो है जलमांग कितनी होती है, तो ये 1500 से 2500 तक होती है। कितनी होती है, 1500 से लेकर के 2500 mm तक होती है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इसको 150 CM से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो CM और MM का आप कन्वर्जन करना मतलब बदलना तो जानते ही होंगे। तो इस तरीके से आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट करार हैं उनकी वाटर रिक्वायरमेंट की एक टेबल बना लेंगे और याद कर लीजिए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप जल स्थिति से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। पादप जल स्थिति से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर पादप जल से क्या नहीं संबंधित, जैसे कह रहा सापेक्ष जल मात्रा, विसरण दाब कमी, स्फीत विभव, ये सारे जो है पादप जल से संबंधित होते हैं, ठीक है। बाकी अंतः स्पंदन दर, मतलब जो लीचिंग हो जाती है तो वो नहीं संबंधित होता है, बाकी सारी चीज़ें पादप जल से संबंधित होती हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, भारी मशीनरी के प्रयोग द्वारा मृदा दृढ़ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहला ऑप्शन है मृदा अपर्दनीयता को बढ़ाता है, दूसरा है मृदा अपरदनीयता को घटाता है, मृदा अपरदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाकी कोई चीज़ें नहीं है यहाँ पे समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण, ठीक है, USLE द्वारा प्रभावित की गई थी, मतलब किनके द्वारा ये प्रभावित की गई थी। तो विली, विचमेयर, पेनमैन, ब्लेनी और किडल, ठीक है। तो इनमें से कौन है इसका करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विचमेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुटकीनाशी के विरुद्ध प्रयुक्त होता है। जो कुटकीनाशी होते हैं उसके विरुद्ध क्या यूज किया जाता है। माइट्स, झिंगुर, सलब, डोडावीट, इनमें से कौन सा है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको हम लोग समझेंगे भी अच्छी तरीके से। जहाँ पे आपको हमें लिखाना है या कुछ बताना रहता है तो आप उसको लिख लिया कीजिए, बाकी सॉल्व करने वाली चीज़ें जो हैं प्रॉपर वे में सॉल्व करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। इसमें से ऐसा कौन सा है जैसे जो विषाणु के कारण फैलता है। धान की अंगमारी, आलू का वलय गलन,
आलू मोजैक, कपास की कृष्णभुजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, ठीक है, आलू मोजैक। बाकी हम सारे ऑप्शनों को ज़रा देख लेते हैं कौन किसके कारण होता है, एक एक करके आप नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे पहला दे रखा है कि धान की अंगमारी, क्या दे रखा है, धान की अंगमारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ठीक है, लिख लेंगे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। अब जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है किसके कारण होता है, तो डैश करके लिखेंगे जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। कौन सा जीवाणु होता है, तो लिख लेंगे ज़ैंथोमोनास ओराइजी, लिख लीजिए यहीं पे ज़ैंथोमोनास ओराइजी, मोनास ओराइजी, ज़ैंथोमोनास ओराइजी, सही से आप लिख लेंगे। अगला जैसे कह रहा है आलू का वलय, मतलब नेक रॉट बोला है, नेक रॉट, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये जो होगा ये फंगस द्वारा होता है, डैश करके आप लिख लेंगे फंगस। अब ये जैसे पूछा ही है यहाँ पे कि विषाणु द्वारा, तो इसको वायरस द्वारा लिख लेंगे, मोजैक सीधा सीधा लिख लेंगे वायरस के ही द्वारा होता है। अब हम लोग चौथा समझेंगे कपास की कृष्णभुजा, तो इसको और किस नाम से जानते हैं, पहले ये लिख लीजिए, जीवाणु अंगमारी इसको कहते हैं। इसको चौथे को देखेंगे, डी वाले ऑप्शन को क्या बोलते हैं, जीवाणु अंगमारी, अंगमारी, ठीक है। तो जीवाणु अंगमारी हो गया पहला ऑप्शन। और किस मतलब और किस नाम से जानते हैं कपास की कृष्णभुजा को, तो इसको बोलते हैं ब्लैक आर्म, क्या बोलते हैं, ब्लैक आर्म। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि और किस नाम से इसको जानते हैं, तो यही जो यहाँ पे पूछा गया है कपास की कृष्णभुजा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगुलर लीफ स्पॉट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंगुलर लीफ स्पॉट, ठीक है, SPOT स्पॉट, एंगुलर लीफ स्पॉट बोल देते हैं। अब ये पूछ दिया जाता है जो ये एंगुलर लीफ स्पॉट है या कपास की कृष्णभुजा है किसके द्वारा होता है, तो डैश करके लिख देंगे जीवाणु, किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। ये पूछते हैं इस जीवाणु का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो साइंटिफिक नेम होता है, लिखेंगे ज़ैंथोमोनास मालवीसेरम, क्या होता है, ज़ैंथोमोनास मालवीसेरम। तो हमने क्या क्या बताया, धान की अंगमारी जो बताई, ठीक है, वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इंग्लिश में बोलते हैं, जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु का नाम ज़ैंथोमोनास ओराइजी होता है। नेक रॉट बताया, फंगल द्वारा डिजीज है। मोजैक जो है वायरस के द्वारा होता है। कपास का कृष्णभुजा जो होता है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो जीवाणु अंगमारी, ब्लैक आर्म बोलते हैं, एंगुलर लीफ स्पॉट बोलते हैं, किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु का नाम क्या होता है, ज़ैंथोमोनास मालवीसेरम, ठीक है। इतना सब आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। अगला है गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में वांछित न्यूनतम पृथक दूरी है, मतलब जो बीज उत्पादित किया जाता है उसके लिए वांछित जो न्यूनतम दूरी होती है उससे क्या क्या मतलब प्रभाव होता है। तो यहाँ जैसे कह रहा है पहला ऑप्शन आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो पृथक्करण दूरी होती है, न्यूनतम पृथक्करण दूरी, ठीक है, मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस जो बोलते हैं, ठीक है, तो उसको रखने का क्या उद्देश्य होता है। रखने का पहला तो उद्देश्य यही है कि आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, दूसरा है अधिमिश्रण रोकने के लिए। भाई जैसे आपने अगर एक बहुत ही पास कर दिया तो कोई आपने वैरायटी अगर बोई है तो वो क्या होगी, एक दूसरे में मिल जाएगी, तो उस मिश्रण को रोकने के लिए आनुवांशिक शुद्धता हो गई और मिश्रण को रोकने के लिए दोनों हो गया। बाकी कह रहा कीट रोगों के आक्रमण से बचने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, कीट जो है इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, मतलब ए और बी दोनों। आप समझ गए होंगे अच्छे से, नहीं समझे हैं तो फिर से समझ लीजिए। कह रहा है गुणवत्तापूर्ण, अगर हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बीज उत्पादन चाहिए तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूनतम आइसोलेशन डिस्टेंस होती है उसका हम लोग पालन करते हैं। मतलब एक खेत से, जैसे मान लीजिए एक ये खेत है, ठीक है, दूसरा खेत ये है, तो इसमें हमने गेहूं की कोई वैरायटी बोई है, यहाँ भी हमने कोई गेहूं की वैरायटी बोई है, ठीक ना, गेहूं की बोई है, तो इन दोनों के बीच में अलग अलग वैरायटी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम, मतलब अधिकतम आप कितनी भी रख सकते हैं लेकिन न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो उसको रखने का क्या उद्देश्य होता है। रखने का उद्देश्य एक तो होता है आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, दूसरा अधिमिश्रण को रोकने के लिए। मान लो उनको पास पास में बो देंगे तो ये क्या होंगे, आपस में मिल करके एक दूसरे के बीच में घुस जाएंगे, ठीक ना, तो वो नहीं होना, अधिमिश्रण को रोकने के लिए और आनुवांशिक शुद्धता दोनों को रोकने के लिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है सूरजमुखी के बीज कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको नोट करेंगे एक एक करके। जैसे यहाँ पे सूरजमुखी का जो बीज है क्या कहलाएगा, तो पहले तो ऑप्शन इसका आंसर देख लेते हैं। पहला हो जाएगा एकिन्स, तो सीधा सीधा एकिन्स क्या होता है, सूरजमुखी लिख लेंगे सीधा सीधा इसी को। सूरजमुखी के पूछ देगा बीज क्या होते हैं, एकिन्स कहलाते हैं। या फल क्या कहलाता है, एकिन्स कहलाता है। कैरियोप्सिस किसमें होता है, लिख लीजिए। जैसे कैरियोप्सिस में आ जाता है मक्का, बाजरा, गेहूँ, जौ, धान, ये सभी कैरियोप्सिस में आ जाते हैं। सीजोकार्प में आ जाता है आपका जैसे गाजर आ जाता है, ठीक ना, गाजर। बाकी इसको छोड़ दीजिए, आप इतना ही याद रखना है, गाजर सीजोकार्प में आ जाता है, कैरियोप्सिस में आ जाते हैं, एकिन्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है, बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया है। बीज पृष्ठ समझ रहे हैं आप, मतलब बीज का जो ऊपरी भाग होता है, बीज पृष्ठ होता है, उससे क्या करना है, हमें रोगाणुओं को बिल्कुल उन्मूलन कर देना, इरेडिकेशन कर देना, सदा के लिए ख़त्म कर देना है। तो बीज पृष्ठ से रोगाणुओं का उन्मूलन प्रक्रिया जो होता है वो क्या कहलाता है। कह रहा है बीज कीटाणु शोधन। जब रोग की बात हो रही तो कीटाणु की बात ही नहीं होगी, इसलिए पहला गलत हो गया। बीज शोधन किया जा सकता है। बीज रक्षण, ठीक है, जब बीज रक्षण की बात करा, यहाँ बीज रक्षण की कोई बात नहीं हुई है। वो कह रहा है रोगाणुओं का उन्मूलन, बीज रक्षण से थोड़ी ना किया जा सकता है। बीज का संक्रमण शोधन किया जा सकता है, मतलब सीधी सीधी बात है, उस बीज के ऊपर जो भी रोगाणुओं के स्पोर्स हैं उनका अगर हम शोधन कर दें तो क्या होगा, वहाँ से पूर्णतया ये सभी रोगाणु नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है जैसे इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, हमने आपको बताया, कह रहा है बीज पृष्ठ से रोगाणुओं का उन्मूलन की प्रक्रिया है। जो बीज का ऊपरी भाग होता है, मान लो ये कोई बीज है, इसका जो ये ऊपरी लेयर होती है, ठीक है, ये बीज हो गया, तो इसको जो है नष्ट कर, मतलब रोगाणुओं को यहाँ से नष्ट करने के लिए क्या कर सकते, कीटाणु तो कर ही नहीं सकते, कीट की बात ही नहीं हुई है, बीज को शोधित कर सकते हैं, बीज रक्षण की कोई बात नहीं की गई। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया अपना बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा फलों में उपस्थित सबसे मीठी शर्करा। देखिए आपको हम पहले भी इसको पढ़ा चुके हैं इसी पेपर में, मतलब जो सन 2019 का है, इसके जो पिछले पार्ट हैं वहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे फलों से संबंधित कौन सी है, तो सबसे पहले तो आप इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, और यहाँ पर है सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब ये क्या क्या होता है जरा एक एक को समझते हैं। ग्लूकोज हमने बताया था ये मोनोसैकेराइड होती हैं, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड होती हैं, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज केवल यहाँ पे डाइसैकेराइड है। हमने कार्बोहाइड्रेट को बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर करके प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने विटामिन भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप उनको पढ़ सकते हैं वहाँ से। अब यहाँ पे जैसे सबसे मीठी पूछ लिया गया तो फ्रक्टोज, और क्या क्या यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कभी पूछ दे ग्लूकोज किस में पाया जाता है, ग्लूकोज किस में पाया जाता है, ये पूछ दे आपसे, तो ग्लूकोज मुख्यतः किस फल में पाया जाता है, तो लिखेंगे पके हुए अंगूर। किस में पाया जाता है, पके अंगूर में। बाकी अगर कच्चे अंगूर की बात करेगा तो वहाँ पे भी फ्रक्टोज ही पाई जाती है। मोस्टली फलों में कौन सी पाई जाती है, फ्रक्टोज, लेकिन एक अंगूर ऐसा है यहाँ पर ग्लूकोज पाई जाती है। बाकी गैलेक्टोज किस में पाई जाती है, जरा इसको भी नोट कर लेंगे। गैलेक्टोज जो होती है वो अनाजों व फलों से मिलती है हमें। किससे मिलती है, अनाजों से मिलती है, और प्लस किससे मिलती है, फलों से भी हमें मिल जाती है, अनाजों व फलों, प्लस ना करके वा कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसे लिख लेंगे। सुक्रोज हमें किससे मिलती है, सुक्रोज बनती किससे, डाइसैकेराइड होती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है सुक्रोज। और सुक्रोज जो होती है सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, तो गन्ना लिखेंगे, गन्ना अच्छा स्रोत होता है इसका सुक्रोज का, और चुकंदर होता है। ठीक है, क्या होता है, चुकंदर। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पेपर का जो सन 2019 का पेपर था, मार्च सन 2019 में हुआ था, इसका जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के उनको अच्छे से देख लेंगे, और साथ साथ में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं उनको भी कर लेंगे। इसके बाद हम कोई दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे, आप लोग ऐसे ही सॉल्व करते रहिए, सारे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो भी लिखते रहिए। ठीक है,
ये सभी क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। हाँ, अगर आपको टाइम मिलता है जिस समय आप पढ़ाई करते हैं तो इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई कीजिए। आप टॉपिक टू टॉपिक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका एक नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए या टिक कर लीजिए। अपना नहीं लिखने का टाइम है तो टिक ही करते चलिए। देखना आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आप शिक्षक जरूर बनेंगे। ठीक है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कह रहा द्विशाखित होना, खोखला होना, विरूपित मूल, ये सभी। अगर आपने देखा होगा कभी जो मूली की खेती की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, अगर देर से पहले तो उसकी मतलब जो खाने के लिए हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं तो वो लगभग 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। पूछा भी जाता है मूली को जो है सलाद के रूप में खाने के लिए कितने दिन में उसकी खुदाई करनी चाहिए, तो 25 से बुआई से 25 से 30 दिन में करनी चाहिए। लेकिन जो मूली है उसका लाइफ साइकिल 25 से 30 दिन में कंप्लीट नहीं होता है। उसका लाइफ साइकिल जो होता है 2 वर्षीय का होता है। कैसा होता है? 2 वर्षीय होता है। पूछा भी जाता है कि मूली का जो मूली है वो लाइफ साइकिल के अनुसार कितने वर्षीय है, तो 2 वर्षीय होती है। इसमें होता क्या है, जो प्रथम वर्ष में होती है अपनी वानस्पतिक वृद्धि करती है और द्वितीय वर्ष में क्या करती है, बीज फूल, जैसे फूल बनना, फल बनना और बीज का उत्पादन करती है। द्वितीय वर्ष में हमने आपको बताया फूल का निर्माण करती है, ठीक है, फल बनते हैं व बीज बनते हैं। ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं? 2 वर्षीय में आ जाती हैं। तो हमने आपको बताया जो मूली होती है अगर उसको देर से कटाई कर रहे हैं, देखे होंगे आप 4 से 5 महीने में अगर आलू की खेती की जाती है वहाँ कुछ डाल दे जाते हैं, ज़्यादा दिन तक बनी रहती है तो कुछ मूलियाँ बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं। अंदर से जब उनको तोड़ते हैं तो कैसी हो जाती हैं? खोखली निकलती हैं। कैसी निकलती हैं? खोखली। तो वही इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खोखला। बाकी यहाँ पे जैसे द्विशाखित होना ऐसा कुछ नहीं हो रहता है, विरापित मूल ये भी कुछ नहीं है। कैसी हो जाती है? खोखली हो जाती है अंदर से, अगर ज़्यादा दिनों में उसकी खुदाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे यहाँ पर, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने जितने मित्र टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर शेयर करना, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी तरीके से हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि टीजीटी पीजीटी में ही पूछे जाते हों। ठीक है, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।